किसी राष्ट्र की सफलता किन चीजों पे नियत होती है? आप क्या सोचते हैं कि किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुधार देना ही उस राष्ट्र का विकास है? क्या वहाँ के लोगों का जो गरीबी है उसे हटा देना, उन्हें आवाज देना ही वहाँ का विकास है? नहीं दोस्त, ये तो आज के जनरेशन में हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, हमारे लिए ये चीज अभी बड़ी बात है। लेकिन विश्व के राष्ट्रों की आप बात करें जो लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे उभरते जा रहे हैं, वहाँ एक्चुअल में अब वो अंतरिक्ष तकनीकी और इसके परे तकनीकियों के माध्यम से भी वो अपने विकास की चर्चाएं पूरी दुनिया में बता रहे हैं और काबिल तारीफ है दोस्त। तो उसी चरण में आपको बताऊं कि हमारा इसरो भी है, जो दिन रात लगा हुआ है, और हमारे वैज्ञानिकों का मतलब आप शुक्रिया अदा आपको हमें हम सबको अदा करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज हम सबको गर्व होना चाहिए कि इसरो लगातार नई नई उपलब्धियां जो कर रहा है, जैसे भारत का नाम भी अंतरिक्ष तकनीकी में अनुसंधानों में सड़ों में अक्षरों में लिया जा रहा है, जिसमें आप चंद्रयान, मंगलयान, एस्ट्रोसैट जैसी बहुत सारी सफलताएं सुन सकते हैं। साथ ही भविष्य में आप देखिए तो गगनयान की तैयारी चल रही है, शुक्रयान की तैयारी चल रही है, चंद्रयान 3 की तैयारी चल रही है, फाइन, आदित्य मिशन की तैयारी चल रही है। ये सारे के सारे मिशन लेकर, अभी इसके अतिरिक्त भारत अपने अंतरिक्ष स्टेशन के बनाने की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं आज इसरो के लिए, इसरो क्या पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसी क्रम में इस साल 2022 का प्रथम सफल परीक्षण शुरू हुआ है, और वो प्रथम सफल परीक्षण एक्चुअल में जो है वो PSLV C-52 के द्वारा संपादित किया गया है। तो क्या है वो, कौन से उपग्रह गए हैं, क्या है खासियत, यहाँ पूरा का पूरा लेकर मैं आपको स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स के साथ, ये भी लेक्चर पूरा करंट अफेयर्स का है, जहाँ पर जो भी इसके जो इसके स्टैटिक पार्ट भी होते हैं उनकी भी चर्चा मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो आइए यहाँ पर हम सब विज्ञान तकनीकी के लेसन नंबर 45 पर आगे बढ़ते हैं, और इसके पीछे हमने पीछे 44 वीडियोस देख लिए हैं। तो ये पूरा YouTube सेशन आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, शुरुआत से लेकर सारे वीडियोस देखते रहिए। अगर आपने छोड़ दिया है तो यहाँ आपको, यहाँ जब लिंक जो आप दिख रहे हैं यहाँ पर सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। अन अकेडमी पर मैं आपको अपने बारे में सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है, और मैंने IIT दिल्ली से PhD की डिग्री ली है, और मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ, निदेशक हूँ, पूर्वांचल है इसके नाम से, जहाँ मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूँ। मैं आपको विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पिछले 18 वर्षों से मैं पठन पाठन का कार्य एक्चुअल में करता रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो सफल हो चुके हैं। मेरी 2 पुस्तकें हैं जो विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पे छपती है, जो भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय और बिकने वाली किताबों में है UPSC की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। टेलीग्राम पर जो मेरा PDF है वो आप यहाँ ले सकते हैं, स्क्रीन पे ये लिंक देख सकते हैं, t.me/UPSC_Unacademy। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल unacademy.com/Ravi2010, और मेरा जो यूज कोड है वो है रवि UPSC। आगे बढ़ते हैं। ये अनअकैडमी में बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो एक ही जगह एक ही मंच पे आपको मिल जाते हैं, और इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इन्हीं कोचिंग शूट्स में, जहाँ पर जाकर आप बड़ी बड़ी भरकम फीस देते हैं, वहाँ पर आपको 1/3 पर, उससे भी कम फीस पर आपको सारी क्लासेस दी जाती हैं, और ये सारे के सारे वेरीफाइंग एजुकेटर्स हैं, और आप सब इन सारे अध्यापकों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। UPSC CSC का एक इंटेंस प्रीलिम्स लीग है जो 2022 के लिए प्रारंभ हो चुका है। पूरा IPL खेलने की तैयारी दोस्त, पूरी हमारी टीम तैयार है। यहाँ पे 9 पूरे बैट्समैन, बॉलर्स या कह लीजिए ऑलराउंडर्स हैं, ये सारे के सारे उपलब्ध है, और जो अपने अपने सब्जेक्ट्स में धुरंधर हैं, ठीक है, वो सब आपके साथ एक मंच पे आ रहे हैं, और पूरी की पूरी आपकी यूट्यूब सेशन पे तैयारी हो जाएगी। 14 फरवरी से बैच स्टार्ट है, छोड़िएगा नहीं दोस्त, ये निःशुल्क है आप सबके लिए। जो भी लोग 2022 के लिए जा रहे हैं, कमर कस लें, हम तैयार हैं इस IPL को खेलने के लिए। इसरो 2022 का प्रथम सफल परीक्षण, जिसको लेकर मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूँ, इसमें हुआ क्या है मैं आपको बताऊं। असल में न्यूज ये आई है कल के दिन कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसको हम EOS-04 का नाम देते हैं, के साथ 2 छोटे उपग्रहों को PSLV C-52 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित किया है। ओके, अब ये PSLV C-52 क्या है, ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या है, और ये 2 छोटे उपग्रह क्या है, ये 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जानने चाहिए। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं EOS के बारे में, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04। EOS-04 को जनरली हम लोगों ने पृथ्वी की सतह से लगभग 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा है। 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर जिस कक्षा में रखा है वह है ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, या इसको सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा भी कह सकते हैं।
ये वही कक्षा है जहां हर समय ऐसा लगता है कि उपग्रह सूर्य का पीछा कर रहा है, इसीलिए सूर्य से कभी उसका शैडो नहीं आता। और पृथ्वी पर कोई भी राष्ट्र अगर आप इस कक्षा में अगर उपग्रह को रख कर देखते हैं तो उसकी इमेजेस परफेक्ट आती है, उसके पिक्चर्स, उसके प्रतिबिंब जो भी होते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से लिए जाते हैं। US-04 की बात करें तो US-04 के साथ यहाँ दो और छोटे उपग्रहों को भी लगाया गया है, जिसमें इंस्पायर सैट है और INS-2D है। तो ये कुल 3 उपग्रह हैं जो यहाँ PSLV-C-52 की मदद से अपनी कक्षाओं में स्थापित किए गए हैं। एक बात बताऊं, 529 किलोमीटर की जो हाइट होती है वो पृथ्वी की निचली कक्षा होती है, जिसको हम निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो दूरी होती है उपग्रहों की वो 50 किलोमीटर से लेकर लगभग 2000 किलोमीटर की हाइट तक होती है। इन्हीं ऊंचाई पर ले जाकर हम उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित करते हैं। अब बताता हूँ ES-04 के बारे में। ES-04 जो है उसका जो कुल द्रव्यमान है 1710 किलोग्राम है। 1710 किलोग्राम है। इसका कुल जीवन काल है 10 वर्ष तक काम करेगा। और इसकी प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति या प्रवृत्ति बोलिए, ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, यानी बिल्कुल रडार की तरह ही इसके पिक्चर्स और इमेजेस लेने की कोशिश करेगी। सबसे एक बड़ी खासियत क्या है कि इसको हर तरह के मौसमों में आप अच्छी खासी गुणवत्ता वाली छवियां ले सकते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि मौसम खराब होने से उपग्रहों से की जो क्रियाविधियां हैं वो अच्छी तरीके से संपादित नहीं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो अनुप्रयोग है वो बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं, कृषि में, वानिकी में, वृक्षारोपण में, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान और यहाँ तक कि बाढ़ के मानचित्रण में, यानी कहीं ना कहीं अगर हम बोले तो आपदा प्रबंधन में भी इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्त EOS के बारे में जो आपको मुझे बताना था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दूसरे सैटेलाइट्स की बात करें जिसके साथ यह है, जिसका नाम है इंस्पायर सैट। इंस्पायर सैट का जो निर्माण है वो IIST और कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय में वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी के द्वारा किया गया है। IST जिसका मतलब है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी भारत और कोलोराडो है ना, ये जो विश्वविद्यालय है इन दोनों की मदद से, इन दोनों संस्थाओं की मदद से इस इंस्पायर सैट का विकास किया गया है। इनमें कुल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस जो लगाए गए हैं, जिसे तकनीकी भाषा में पेलोड कहते हैं, उनकी संख्या 2 है। द्रव्यमान जो है वो 8.1 किलोग्राम है। उनका जीवन काल जो है वो पूरे 1 वर्ष का है। अब बात ये होती है इंस्पायर साइट 1 की मदद से हम करने वाले क्या है। इसकी मदद से असल में हम क्या करने वाले हैं, आयनन मंडल की स्टडी करने वाले हैं, उसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। आयनन मंडल वही होता है जो पृथ्वी की सतह से आपको 80 से 1000 किलोमीटर तक की हाइट पर आपको इस तरह की परत मिल जाती है। आयन मंडल के बारे में सबसे खासियत क्या है कि यहाँ पे तापमान इतना उच्च होता है, इतना उच्च तापमान होता है, आपको बताऊं कि यहाँ पर जो भी तत्व होते हैं वो तत्व वहां पर आयनित रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, आयनित रूप में होते हैं, यानी आयंस और चार्जेस होते हैं वो आयनित रूप में होते हैं। ठीक है, उच्च तापमान और यहाँ पर आयनित रूप में होते हैं, ये इसकी खासियत है। एक बात और बता दूं यहाँ पर कि अक्सर ये सुनने में आता है कि आयंस और चार्जेस जो होते हैं वो वायुमंडल में घूम रहे होते हैं। ये क्वेश्चन आप देखना 2013-14 के आसपास आपको एक प्रश्न मिलेगा आईएएस के पेपर में, प्रारंभिक परीक्षा में, कि आयनन मंडल मतलब जो आयन और चार्जेस होते हैं, आयन और चार्जेस जो होते हैं वो अंतरिक्ष में बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं। ये आयन या चार्जेस होते हैं कभी कभी हमारे पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। और पृथ्वी पर ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी प्राकृतिक मतलब कह लीजिए प्रकृति ने उस तरह की चीजें बना रखी हैं कि वो जनरली हमारी पृथ्वी पर गिरता भी है तो हम बच जाते हैं, क्योंकि आयन वगैरह जो होते हैं, ये चार्जेस वगैरह जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो मेरा सीधा कहने का मतलब है कि आयन मंडल की स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी, इन आयनों की प्रवृत्ति को समझना बहुत जरूरी। तो वो क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, 13-14 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। ओके, और ये भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको अपनी बुक में भी कवर किया हुआ है, अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। असल में जो आयन और चार्जेस पृथ्वी पे गिरते हैं ना, पृथ्वी पर जनरली लोग कहाँ होते हैं, पृथ्वी पर जो जनता होती है, जो जीवन होता है, ज्यादातर आप देखिए तो 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच में होता है। ओके, तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि जनरली दोस्त, पृथ्वी पर एक गुण होता है मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिज्म वाला, है ना। तो जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, उसको जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या करता है, उसको उसको पोल की तरफ डाइवर्ट कर देता है। तो वही बात हो गई कि मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है और ये 60 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री साउथ है जहां पर जीवन होता है, अगर कोई भी आयन चार्जेस पृथ्वी पर आ होता है तो वो पोल की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। और अगर ध्रुव की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर जीवन बच जाता है। तो अर्थ पर उपलब्ध जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आंसर आपको मारना था 2013-14 में, मैं उसी तरह की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आयन मंडल में जो आयन्स होते हैं उनकी स्टडी करनी है, उनकी प्रवृत्ति को समझना है, और किसी भी तरह की कोई घटना भविष्य में होती है तो क्यों ना उसकी जानकारी हम पहले ही कर लें। और नॉलेज लेना, ज्ञान लेना किसी भी चीज के लिए आपके लिए बेहतर ही होता है। अब यहीं पर आपको बताऊं कि सूर्य की जो कोरोनल हीटिंग प्रक्रियाएं हैं, सूर्य की जो कोरोनल हीटिंग प्रक्रियाएं हैं उसको भी समझने में मदद करेगा।
असल में सूर्य पे जो कोरोना का जो पार्ट है ना, बड़ा मिसलेनियस सा पार्ट होता है। असल में जब आप सूर्य का टेम्परेचर देखते हैं, मिलियंस लाखों में उसका टेम्परेचर होता है, लेकिन कोरोना वाला जो पार्ट होता है का टेम्परेचर 4000 केल्विन के आसपास थोड़ा वेरी कर जाता है सामान्य सूर्य के टेम्परेचर से। तो ये वेरिएशन कहाँ से आता है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है भी नहीं। कोशिश किया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, वहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड या कुछ वहां पे भी कुछ ऐसी चीजें जनरेट होती हैं। तो क्या है वो वेव्स वगैरह, उस बारे में भी यहाँ पर काफी हद तक हमें ज्ञान होगा। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन पे यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहाँ पर 2013-14 में एक बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। समस्या सिर्फ यह है कि आपने प्रश्न पत्र नहीं देखा है कभी भी, इसलिए आप इन चीजों को कभी कभी मिस कर जाते हैं। अगला जो उपग्रह से साथ गया है, जिसका नाम है INS-2D। INS-2D पूरी तरह से प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है, जिसको हम टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन उपग्रह भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आधार पर हम भविष्य में कुछ अनुसंधान कर कर कुछ नए और उपग्रह भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए इसे हमने बोला प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के नाम से। दूसरी चीज आपको बताऊं कि भारत भूटान एक संयुक्त उपग्रह है INS-2B। INS-2B उसका एक अग्रदूत है, कहीं ना कहीं उसमें भी ये उसको भी ये मदद करने वाला ही है। तो ये ध्यान रखिएगा INS-2D के बारे में, ये दो इंफॉर्मेशन से जो आप ध्यान रखेंगे। अब INS, वो तो उसके फीचर के बारे में था। अब बात करें कि यहाँ पे INS-2D का अपना अपना उसका अपना कैरेक्टर क्या है। तो उसका जो द्रव्यमान है वो 17.5 किलोग्राम का है, 17.5 किलोग्राम। इसका जो मिशन काल है वो लगभग 6 महीने का होगा। और इसका जो पेलोड है, पेलोड वही जो सेंसर, कैमरा, एंटीना, मैं बार बार बोलता हूँ, जिसकी मदद से उपग्रह ऊपर जाकर कोई कार्य को संपादित करता है। यहाँ पर थर्मल इमेजिंग कैमरे का प्रयोग होता है। ओके, यहाँ पर थर्मल इमेजिंग है, तो पक्का जो अर्थ के सरफेस पे जो तापमान वगैरह होगा उसका अध्ययन करेगा। अब इसकी गुणवत्ता देख लीजिए, तो भूमि की सतह के तापमान का आकलन, आर्द्र भूमि या झीलों के पानी की सतह का तापमान, वनस्पति का चित्रण, थर्मल जड़ता, दिन और रात के समय का तापमान का गुणवत्ता, यानी देखिए हर जगह पर ये तापमान तापमान और तापमान और तापमान ही की कोशिश कर रहा है। और बिल्कुल दोस्त, असल में होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो तापमान होते हैं ना, मौसम को परिवर्तित करते हैं। कहीं ना कहीं जो तापमान होते हैं वो वहाँ की जैविकता को प्रदर्शित करते हैं, है ना, वहाँ के जनजीवन को प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं ना कहीं तापमान वगैरह का अध्ययन जो है INS-2D की मदद से लिया जाएगा। PSLV के बारे में आपको बता दूं, एक मैंने हमेशा बोला है कि जब भी प्रश्न दिया जाता है, अगर कोई समसामयिकी में भी होता है, तो उसके साथ दो क्वेश्चन उसके स्टैटिक लगा देते हैं। तो पहले दोस्त हम थोड़ा बात कर लेते हैं भाई, PSLV C52 है क्या। PSLV C52 जो है वो 54वीं उड़ान है पूरे PSLV श्रृंखला की। ओके, जिसको ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान हम कहते हैं। इसके 5 कुल किस्में होती हैं, जिसमें एक किस्म है जिसका नाम है PSLV XL। उसका ये 23वां मिशन है। ठीक है, यानी ओवरऑल PSLV का ये 54वां मिशन है, और PSLV XL जो किस्म है उसका ये 23वां मिशन है। कुल 5 प्रकार के PSLV होते हैं, वो चलिए मैं आपको आगे और समझा देता हूँ, और क्लियर हो जाएगी चीजें। जनरली अगर हम ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की बात करें, जिसको हम PSLV कहते हैं, तो PSLV एक्चुअल में हम कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ध्यान रखिएगा, इसे हम कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये ऊपर अगर हम बात करें तो पूरे प्रक्षेपण यान में एक्चुअल में ये तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, स्वदेशी रूप से विकसित है। असल में जब हम लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं, तो कुल 4 पीढ़ी वाले लॉन्च व्हीकल आते हैं। पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन और चौथा जनरेशन। पहले जनरेशन को हम SLV कहते हैं, दूसरे जनरेशन को हम ASLV कहते हैं, तीसरे जनरेशन को हम PSLV कहते हैं, और चौथे जनरेशन को हम GSLV कहते हैं। 4 आते हैं, ठीक है। और एक बार बता दूं, जो SLV होता है वो 4 चरण वाला प्रक्षेपण यान होता है। ASLV जो होता है वो 5 चरण वाला प्रक्षेपण यान होता है। PSLV जो होता है वो 4 चरण वाला प्रक्षेपण यान होता है, और GSLV जो होता है वो 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक्चुअल में देखिए, यहाँ पर 600 किलोमीटर के लगभग की ऊंचाई के ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षाओं में 1750 किलोग्राम के पेलोड ले जाने की क्षमता, ये PSLV की एक सामान्य गुणवत्ता बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अगर मैं बताऊं, तो अगर आप PSLV के बारे में जानते हो, तो PSLV ने बहुत बड़े बड़े इतिहास रचे हैं। एक IRNSS है, शायद आप में से कुछ विद्यार्थी जानते होंगे, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि भारत का अपना एक क्षेत्रीय GPS है, रीजनल GPS आप बोलते हैं। इसमें कुल 7 उपग्रहों को लगाया गया है, इनमें 7 उपग्रहों को लगाया गया है। उन 7 उपग्रहों में 3 को हम लोगों ने GEO में लगाया है ना। GEO का मतलब होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, भूस्थैतिक कक्षा। और वहीं पर 4 हमने भूतुल्यकालिक कक्षा में लगाया है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, और ये जियो और जियो सिंक्रोनस जो होता है 36,000 प्लस माइनस आपको बताऊं तो 5,000 6,000 किलोमीटर की दूरी होता है। तो सब PSLV तो यहाँ पर 600 किलोमीटर के ऊपर निकल गया, मैं वही बात बता रहा हूँ। सामान्य गुणवत्ता ये है और अपवाद स्वरूप ये है।
वो छोड़ो यार अपवाद, शुरू में आपको और बढ़िया अपवाद बताता हूँ। वही PSLV C11 की मदद से आप भारत में इतिहास रचते हैं, विश्व में इतिहास रखते हैं, भारत में क्या, भारत के लिए तो इतिहास है ही है, चंद्रयान 1 को सफल कर जाते हैं। चंद्रयान 36,000 भी नहीं है, चंद्रयान तो 3-3 लाख किलोमीटर ले गए। C11 भी नहीं यार, छोड़ो, हम तुमको और बताते हैं। C25 देख लो, C25 की मदद से, PSLV C25 की मदद से तुम लोग तो मंगलयान भी ले गए हो। तो ये हो क्या रहा है, ये हो यही रहा है कि ये कमाल हो रहा है, और मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कमाल ही है ये PSLV का। लेकिन हाँ, फिर मैं बताऊंगा मुख्य गुण क्या है, तो लगभग ये है। लेकिन याद रखिएगा, इन सब गुणवत्ता में आपको बताऊं तो यहाँ पर लगभग 1300-1400 किलोग्राम से ज्यादा का भारत का उपग्रह नहीं है, जो चंद्रयान, मंगलयान या आईएनएसएस के साथ उपग्रह लेकर जा रहा है। मैक्सिमम क्षमता आपको बताऊं तो 1750 किलोग्राम आपको इसरो लिख रहा है PSLV की ले जाने। ठीक है, तो PSLV के लिए बहुत ज्यादा दूरी की बात नहीं हो रही है, लेकिन हाँ भार की बात होती है कि बहुत ज्यादा भार के उपग्रह को नहीं ले जा सकता है। अगली बात बताऊं कि PSLV में हम लोगों ने यहाँ पे द्रवित चरण युक्त ईंधनों का, प्रणोदकों का शुरुआत किया। क्यों? क्योंकि जो प्रथम चरण का SLV था और द्वितीय चरण का ASLV था, यहाँ पर हर जगह पर ठोस प्रणोदक ही प्रयोग में लाए गए थे। लेकिन PSLV GSLV आते आते यहाँ पर द्रव प्रवृत्ति के प्रणोदकों का भी प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो द्रव प्रवृत्ति के प्रणोदकों में तो PSLV प्रथम हो गया ना, तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। PSLV सामान्यतः अगर देखा जाए तो निम्न पृथ्वी की कक्षाओं में भेजा जाने उपग्रहों की श्रृंखला में मदद करता है। ओके, अब यहीं पे देखो तो PSLV की 5 किस्में हैं, PSLV G, PSLV CA, PSLV XL, PSLV DL, PSLV QL, और जो ये भेजा गया है वो PSLV XL की मदद से भेजा गया। वही देखिए, मैं पीछे आपको बता रहा था, ये PSLV XL का 23वां मिशन है। अब आपको समझ में और बेहतरीन तरीके से आ गया हो। अब आप में से कुछ विद्यार्थी बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा सोचना शुरू कर चुके होंगे, सर अभी ये PSLV भी 5 क्या है, अभी तो हम यहीं पर संतोष कर रहे थे कि कुल 4 जनरेशन के पीछे पड़ियान हो गए। अब आप कह रहे हैं सर इसमें भी PSLV 5 है। देखो ऐसा है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ यही ध्यान रखो, एक कंसेप्ट बना लो, ये जो भी PSLV के वेरिएंट है वो उनकी गुणवत्ता वाइज अलग है। कैसे गुणवत्ता वाइज अलग है, क्या क्या गुणवत्ता है? एक तो उन कितना भार ले जा सकते हैं, द्रव्यमान, और दूसरा कितनी दूरी पे ले जा सकते हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे वेरिएंट्स अलग अलग तरह की गुणवत्ता वाले हैं, उनके भार और दूरी के अनुसार। यहाँ पर जिस हम PSLV XL की बात कर रहे हैं, यहाँ हम जिस PSLV XL की बात कर रहे हैं, इस चीज को आप बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। ये PSLV XL ही हमारा चंद्रयान मिशन भी लेकर गया है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 आप सबको पता होगा, सब भार ज्यादा था, 3,877 किलोग्राम था। तो PSLV को तभी आप देखे हैं 1550 1750 क्षमता, तो 3,877 किलोग्राम कैसे जाएगा भाई? तो 3,877 किलोग्राम को कैसे जाएगा, तो उसके लिए हमने यूज किया था भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण। फिलहाल लेकिन चर्चा PSLV की हो रही, तो यहाँ पर हमें बात GSLV की नहीं करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको स्टैटिक पार्ट में बढ़िया से समझाता हूँ प्लस की क्लास में, भूलिएगा नहीं। अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पर ज्वाइन रहिएगा हमारे साथ। PSLV XL की मदद से ही ये सुनने में आ रहा है कि जो हमारे जो आदित्य मिशन है वो भी इसी की मदद से सफल बनाने वाला है। सोचिए 1.5 मिलियन यानी लगभग लगभग 15-15 लाख किलोमीटर की बात है, जो भारत यहाँ पर भेजने की बात कर रहा है। ठीक है, PSLV, तो PSLV को आज हम गुणवत्ता परक तो बोल ही सकते हैं। थोड़ी सी बात कर लें PSLV XL के बारे में, तो PSLV XL मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ देखिएगा, इसकी भार जो है वो 320 टन है। सारे के सारे प्रणोदक का चरण, चाहे कोई भी PSLV का वेरिएंट हो, एक होगा 4 चरण वाला। पहला चरण में सॉलिड होगा, दूसरे चरण में लिक्विड होगा, तीसरे चरण में सॉलिड होगा, चौथे चरण में लिक्विड, ठोस द्रव, ठोस द्रव। इसी चरण में प्रणोदक जो होते, ईंधन जो होते हैं वो जलते हैं। कुल ऊंचाई जो होती है 44 मीटर की होती है, और उसका कुल वजन है जो 320 टन है। टन है दोस्त, बहुत भारी है। इसके पहले चरण में ठोस है, द्वितीय चरण में तरल है, तरल मतलब द्रव, तृतीय चरण में ठोस है, चौथे चरण में द्रव नेचर के प्रणोदकों का प्रयोग होता है। ठोस का नाम HTPB है, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन। द्रव का नाम है UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, जिसको असममित डाइमिथाइल हाइड्रोजन कहते हैं। HTPB वही रिपीट फिर हो जाता है तृतीय चरण में, और चौथी चरण में हो जाता है मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। और जो यहाँ पर ऑक्सीडाइजर यूज होता है वो होता है नाइट्रोजन का मिश्रित ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। यहाँ देखिए उस नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ऑक्सीडाइजर का नाम लिखा गया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब हम लोग प्रक्षेपण यान की बात करते हैं, तो यहाँ पर जिस ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं उसको प्रणोदक कहते हैं। सामान्यतः विद्यार्थी अध्यापकों को मैंने ईंधन बोलते देखा है, गलत बात है, ईंधन मत बोलिए, क्योंकि यहाँ पर प्रणोदक कहना ज्यादा सही होता है। बोलचाल में चल जाएगा, लेकिन ऑफिशियली सही तरीके से अगर आप विज्ञान तकनीक पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो सामान्यतः प्रयोग कीजिए प्रणोदक। प्रणोदक क्यों? ईंधन और ऑक्सीकारक के मिक्सर को कहते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर किसी पेट्रोल को माचिस की तीली लगाकर आग जलाएं, लग जाता है। काहे लग जाता है प्रभु?
इसलिए लग जाता है क्योंकि हमरे अगल बगल का होता है, हम बताएं कि ऑक्सीजन पाया जाता है। तो जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये बताओ कि ईंधन आसाम जल, अरे भैया हम लोग को जब गुरुजी लोग पढ़ाए थे, मास्टर लोग विद्यालय में क्या बोले थे, वो नहीं वो गिलसवा लिए थे और कैंडलवा जला लिए थे, मोमबत्ती जला के उसे गिलसवा ढक दिए, क्या देखो बच्चा क्या होता है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग ऑफ, बोले थे नहीं बोले थे सब गुरुजी लोग। तो विद्यालय में जो गुरुजी लोग बताए थे, तो ये बताओ उतना ऑक्सीजन है नहीं है। तो जब उतना ऑक्सीजन नहीं है मित्र, तो ये बताओ ऑक्सीजन वहाँ चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन को भी यौगिक चाहिए, गुण चाहिए, जो ऊपर जाके ईंधन को जलावे। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं प्रणोदक। प्रणोदक का अर्थ है ईंधन और ऑक्सीकारक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ऑक्सीकारक है, जो हम यूज किए जा रहे हैं यहाँ पर तेजानादन यूज करते हैं। एक बात बताओ तुम लोग, एक मूवी की तरफ लिए चलते, धूम देखे हो, धूम वन नहीं देखे हो तो हम क्या बताएं, पिक्चरों ना देखो तुम लोग काम की चीज है, चंद्रयान पिक्चरें नहीं देखोगे तुम, सॉरी मिशन मंगलयान पिक्चरें नहीं देखोगे तुम, है ना। प्रॉब्लम ये भी है, कौन सी मूवी देखते हो तुम्हें मालिक है प्रभु, तुम ही लोग जानो। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन का यौगिक होता है जो प्रयोग में लाया जाता है। धूमवन में जॉन अब्राहम भी इस नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को अपने बाइक में सेट कर रहा होता है। यानी वहां पर डायरेक्टर उस पिक्चर में दिखाने की कोशिश करता है कि जॉन अब्राहम जो बाइक चला रहा है, उस बाइक में वो रॉकेट वाला ईंधन मानी प्रणोदक को यूज करने जा रहा है। इसीलिए दे दनादन वो पहले अभिषेक बच्चन के साथ थोड़ी देर मजे लेता है, फिर उसके बाद जब थक जाता है, छोड़ो इसका क्या हम मजे लें, रॉकेट वाला ईंधन ऑन करता है और जूम फिर वही अपना जो दे करके जो निकल जाता है। पूरी कहानी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड यानी प्रणोदक पर है। सोचिए पिक्चरों में भी कितनी वास्तविकता दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए, एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, ES-04 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह एक पृथ्वी अवलोकन तकनीकी है, अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी है। जैसे 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक इच्छित सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में रखा गया, पहला। इसे डीएल संस्करण के PSLV C52 का उपयोग करके लॉन्च किया गया, दूसरा। इसका तीसरा है इसका उपयोग दूरसंचार डिश टीवी या सेवाओं के लिए हो रहा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब मेरे ख्याल से आ चुका है और हर किसी ने सोचा होगा सर ये तो बहुत आसान है। अब ना, क्योंकि हम तुमको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, चलिएगा। अब अंत में चलते चलते टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को जाके ले लीजिए, ये लिंक है, टाइम बर्बाद मत कीजिए, पका पकाया पीडीएफ है, इसको सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। unacademy.com/रवि 2010 पर मेरा प्रोफाइल है, आपको मेरे प्लस की क्लासेस और प्लस स्पेशल क्लासेस भी आपको यहाँ पर लेता मैं मिल जाऊंगा। रवि यूपीएससी मेरा कोड है, इसको यूज करना मत भूलिएगा। यूएल लाइट कर एक नया प्रोडक्ट है, एक्चुअल में बताऊं तो ये एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जहां पर आपको प्रीलिम्स और सीसैट की सारी टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है 6 मंथ और 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यहाँ जीएस और सीसैट, इसकी वैलिडिटी डेट है 16 फरवरी 2022। अगर आप यूज करते हैं मेरे कोड के साथ ही आपको यूज करना है, कोई एजुकेटर कोड एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 50% ऑफ पर ही आपको कोर्स मिल जाता है। इस कोर्स के साथ सबसे खासियत बात क्या है कि ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिलती है, टॉप एजुकेटर सेम एजुकेटर जो आपको पढ़ा रहा है हम लोग ही पेपर बनाते हुए आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा SMS के थ्रू आपको सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं और यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत होती है उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको मिलती है। न्यू कॉम्बो भी चल रहा है भाई, छोड़िएगा नहीं, बहुत बढ़िया ऑफर दिया जा रहा है, 22% छूट पर आपको फ्लैट डिस्काउंट। और सुनिए, हमारा कोड यूज कर लीजिए ना, रवि यूपीएससी, रवि यूपीएससी, तो 22% छूट के बाद 10% और छूट ले लीजिए। इसमें कुल 18 मन का सब्सक्रिप्शन है, चाहे प्लस कॉम्बो लीजिए, आइकॉनिक कॉम्बो लीजिए। आइकॉनिक कॉम्बो के बारे में मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दूं, बार बार मैं बोलता रहा हूं, हर बार बोलता रहा हूं और आगे भी बोलता रहूंगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक मेंटरशिप मिल जाता है, कमाल का है दोस्त। यहाँ पर एक अध्यापक होता है, आपकी ट्रेनिंग, आपकी प्रिपरेशन में पूरी मदद करता है। हमको भी पता है कि हम वहां से आते हैं जहां हम लोग के घरों में कोई भी इस तरह का सिविल सर्वेंट नहीं होता है, तो या कोई घर में इस तरह बताने वाला नहीं। गांव देहात के आने वाले हम लोग को कौन बताए, है कि नहीं। पिताजी पढ़ाई दिए बहुत बड़ी बात होती है, आप लोग भी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसी में बहुत बड़ी बात होती है ना। तो जिस तरह से पिताजी लोग हम लोग को पढ़ा दिए, क्या गरीबी क्या चीजें हम लोगों ने देखी, आप लोग भी समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ यह है दोस्त कि यहाँ पर आपको कोई एक समझाने वाला व्यक्ति मिल जाएगा प्रॉपर, जो इस एग्जाम से परीक्षा से जुड़ा, आप स्टडी प्लानिंग ओपन हाउस में आपका पर 1-to-1 सेशन भी होता है दोस्त, यहाँ पर बहुत बढ़िया है। अब देखिए ये सीसैट की पीछे की जो था 23 फरवरी को ये कोर्स हो चुका है, 60 मिनट में 40 प्रश्न को लेकर 11 बजे। आगे भी जुड़े रहिएगा, अगले वीक में यानी 20 तारीख को फिर रवि यूपीएससी कोड के साथ जुड़ जाइएगा। 20 तारीख को फिर अगला टेस्ट आपका होने वाला है।
बहुत सारे गजेटिंग प्राइजेस आपको दिए जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरे इवन आप प्लस के जो कोर्सेज हैं, इतवानी सब्सक्रिप्शन है, इनमें से किसी भी कोर्स जनरल स्टडीज में ले सकते हैं। रवि यूपीएससी के कोड पे जो भी फीस आपको दिख रही है, जो भी फीस आप लोगों को दिख रही है, उसमें भी 10% आपको छूट मिलती है इस कोड को यूज करने में। सेम आपको ऑप्शन में भी रवि यूपीएससी पर आपको उसी तरह की छूट मिल जाती है। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं, अनअकैडमी पर आपको लोन की सुविधा भी दी जाती है 0% इंटरेस्ट रेट पर। अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच है तो आप यहाँ कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी है जो अनअकैडमी आपको देता है 1-to-1 सेशन में। अपने को अपने 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 स्लॉट्स को बुक कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर पूरी की पूरी स्टडी प्लानिंग वगैरह आपको दी जाती है, और कोशिश की जाती है आपके लैंग्वेज में भी आपको प्रेफर किया जाए। मेगा टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सीएससी का, जहां पर आप हमारे जो वेरीफाइंग एजुकेटर्स हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, 15 मिनट से 15 क्वेश्चन लेके हिंदी इंग्लिश में आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हिंदू और सी साइड दोनों के ट्वीट चल रहे हैं। अंत में चलते, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट की क्लासेस मेरी लगातार चल रही हैं, प्लस में बहुत तेजी से चल रही हैं। एक सेशन हो भी चुका है, साइंस टेक इन्वायरमेंट का सेशन प्रारंभ होने जा रहा है अगले मंथ से, तो इसे ज्वाइन करना मत भूलें। मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करें, रवि यूपीएससी मेरा कोड है, इसे यूज करें। इसके अतिरिक्त दोस्त, चलते चलते आपको बता दूं, 16 फरवरी से जो है वो नया बैच प्रारंभ हो रहा है 2022-23 के लिए। इसे इसे मिस ना करें। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। अगर अभी भी आपका कुछ प्रिपरेशन रह जाता है तो तैयारी हो जाएगी, आपको सारी की सारी बुक्स भी दी जाती हैं। ये कोर्स आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी सारे ही माध्यम में दिए जाते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स बूस्टर बैच कोर्स स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपको इंग्लिश बाइलिंगुअल में आपको जो भी वेरीफाइंग एजुकेटर्स है, इसमें मैं भी आपको मिल जाऊंगा साइंस टेक एनवायरमेंट की क्लास लेते हुए। इसके अतिरिक्त ये बैच 9 तारीख से स्टार्ट हुआ, अभी ज्यादा कुछ इसमें गया नहीं है। 20 जीएस बुक्स भी आपको दिए जाते हैं। ये आपको लक्ष्य यूपीएससी सीएससी बैच और प्लस विजन 2 इयर्स बैच आपको यहाँ मिल जाएगा। सो चलिए दोस्त, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जाके ले लें। और अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, किसी नई ऊर्जा के साथ, किसी नए विषय को लेकर मैं आपके साथ चर्चा करता मिल जाऊंगा। चाहे वो एक एवरग्रीन टॉपिक होगा जो हमेशा ही परीक्षा में पूछा जा रहा हो, या फिर समसामयिक से जुड़ा हुआ। तो अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।